प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध जो आपका प्रश्न पत्र है इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर को देखना और उसके सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे, बेहतरीन तरीके से समझेंगे। इससे पहले आपका 901 करवा दिया गया है, 902 आप देख रहे हैं। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू वगैरह सब देखेंगे, फिलअप्स देखेंगे और सारे क्वेश्चंस देखेंगे, बड़े छोटे सभी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। आराम से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों को जैसे बोल रहा हूँ वैसे तैयार करिए, आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। इसमें जो प्रथम प्रश्न पूछा गया है मूल्य मीमांसा की शाखा है। तो मूल्य मीमांसा की कौन सी शाखा होती है? तो हमारा जो मूल्य मीमांसा की शाखा होती है वो नीति शास्त्र होती है, यानी कि सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार भारतीय शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? भारतीय शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा जनतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान यानी NIAE की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना जो है 1988 में की गई थी। क्वेश्चंस के आंसर्स खुद भी प्रिडिक्ट करें। आप अपनी तैयारी का अंजाम देख सकते हैं कि आपने कितनी अच्छी तैयारी करी है। इन क्वेश्चंस के आंसर खुद देने का पहले प्रयास करें। आंसर मैं आपको बता ही रहा हूं, पहले वीडियो को पॉज करें, एक बार खुद आंसर्स का अंदाजा लगाएं। आंसर गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम में आप बैठे नहीं हैं। एग्जाम से पहले आप अपने आप को जरूर एक बार टटोल लें, यानी कि अपने आप को रख लें कि कितना आपने तैयारी बेहतरीन कर रखी है। चौथा जो क्वेश्चन है, जॉन ड्यूवी किसका समर्थक था? तो जॉन ड्यूवी जो है ये किसका समर्थक था, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही समझा आपने, आंसर बिल्कुल सही समझा होगा। प्रयोजनवाद का जो है समर्थक था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। इसके बाद है दर्शन शिक्षा की उपज है, यह विचार किसका है? दर्शन जो है शिक्षा की उपज है, यह विचार किसने दिया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये विचार जो है हमारा जॉन ड्यूवी का दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। पूछा गया है प्रोजेक्ट पद्धति का मूल प्रतिपाद था। तो प्रोजेक्ट पद्धति का जो मूल प्रतिपाद था, यानी कि प्रतिपादक जो था वो कौन है, इसमें आपसे पूछा गया है। आंसर हो जाएगा हमारा कैलप्रिट ने जो है इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है किस दर्शन के अनुसार शिक्षा का केंद्र बालक है? किस दर्शन के अनुसार, ध्यान रखना है। तो आंसर हो जाएगा प्रकृतिवाद दर्शन के अनुसार जो है शिक्षा का केंद्र बालक होता है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस सिद्धांत को प्रस्तुत किया उसका नाम था भौतिकता का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है भौतिकता का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टैगोर के जीवन दर्शन की मुख्य बातें क्या थी? तो टैगोर के जीवन दर्शन की मुख्य बातें जो है अद्वैतवाद भी थी, ईश्वर की सत्ता में विश्वास भी था और मानवतावाद भी था, यानी कि उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे सही विकल्प हैं। इसके बाद जो है 10वां प्रश्न, मैं मानवता के हृदय में वास करने की इच्छा रखता हूं, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है टैगोर साहब का है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 11वां क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के पत्र का क्या नाम था? तो गांधी जी का जो पत्र था उसका नाम था हरिजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी का शिक्षा को क्या योगदान है? तो गांधी जी ने जो शिक्षा का योगदान दिया है वो बुनियादी शिक्षा में योगदान दिया है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होता है। बुनियादी शिक्षा के बारे में बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, छोटा क्वेश्चन भी बनता है, ध्यान रखना है आपको। अगला जो प्रश्न है उसको ध्यान दीजिए। गिज्जूबाई के अनुसार बालक की शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए। तो गिज्जूबाई कहते हैं कि बालक की शिक्षा जो है पठन से प्रारंभ होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के लिए गिजुबाई ने किसे समर्थन दिया? तो किसे समर्थन दिया था? तो यहाँ पर उन्होंने समर्थन दिया था गिजुबाई ने, वो था किंडरगार्टन पद्धति को। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा गया आपसे स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन का आधार क्या है? ध्यान रखना है आपको, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और बेहतरीन तरीके से आपको तैयार करना है। स्वामी विवेकानंद जी का जो शिक्षा दर्शन था उसका आधार था वेदांत भी और उपनिषद भी, दोनों ही थे, यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्वामी जी के शिक्षा दर्शन में निम्न में से किसकी झलक दिखाई देती है?
तो किसकी झलक दिखाई देती है आपको बताना है। तो देखिए स्वामी जी का जो शिक्षा दर्शन है उसमें आदर्शवाद भी है, प्रकृतिवाद भी है और प्रयोजनवाद भी है। ये तीनों के तीनों हैं, यानी कि उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। यह परिभाषा किसने दी थी, ये आपको बताना है। ये परिभाषा जो है स्वामी विवेकानंद की दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है, आंसर को टिक कर रहे हैं, परिभाषाओं को अच्छे तरीके से याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है। तो शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, ये कथन जो है हर्बर्ट का है। तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य गांधी जी कहते हैं कि उसमें स्वांगीण विकास भी होना चाहिए और स्वावलंबी शिक्षा भी होना चाहिए और राष्ट्रीय शिक्षा भी होनी चाहिए, यानी कि उपयुक्त सभी जो है इसके आंसर में आ जाएगा। 20वां प्रश्न है, जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है, यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है किसने दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये जो है जीवन ही शिक्षा और शिक्षा ही जीवन है, ये कथन जो है लॉक ने दिया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समर हिल की शिक्षा प्रणाली का प्रमुख गुण था। तो इनका प्रमुख गुण क्या था, बच्चे को जो है खुशगवार इंसान बनाना इनका प्रमुख जो है गुण मानते थे ये। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, औपचारिकतर शिक्षा किस समूह के बालक बालिकाओं को प्रदान की जाती है। तो कौन से वर्ष तक के बच्चों को प्रदान की जाती है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को यह प्रदान की जाती है। अगला जो है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह विचार किसने दिया था, तो ये विचार देने वाले थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आते हैं हम अगले प्रश्न पे। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, यह विचार किसका था। तो ये जो विचार दिया था ये दिया था हमारे विवेकानंद जी ने। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, विवेकानंद, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक जो है उनका नाम है जॉन ड्यूवी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण के प्रमुख आधार हैं। तो प्रमुख आधार पूछा गया है, तो प्रमुख आधार जो है व्यक्ति भी है और समाज भी है, दोनों को ही माना गया है शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण तत्व। तो यहाँ पर जो है ए और बी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के आधारभूत स्तंभ हैं। तो शिक्षा के प्रक्रिया के आधारभूत स्तंभ जो है आपको बताना है। तो देखिए शिक्षा की प्रक्रिया जब होती है तो उसमें अध्यापक भी आधार है और छात्र भी आधार है और सामाजिक वातावरण किस समाज में बालक रह रहा है ये भी उसका आधार है। तो ये तीनों आधार स्तंभ हैं, इसलिए उपरोक्त सभी जो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किशोर न्याय अधिनियम 2000 कब संशोधित किया गया। तो किशोर न्याय अधिनियम को जो है इसको संशोधित किया गया था 2 बार, 2006 तथा 2010 दोनों में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। बच्चों में मूल्यों के विकास में कौन अहम भूमिका निभाता है। बच्चों के मूल्यों के विकास में जो अहम भूमिका निभाता है वो परिवार भी होता है, हमारा समाज भी होता है और विद्यालय भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है, शाला प्रबंध समिति किस विधेय के अंतर्गत गठित किया जाना अनिवार्य है। तो वो कौन सा विधेय है जिसके अंतर्गत जो है शाला प्रबंध कमेटी या समिति जो है हम गठित करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा शिक्षा का अधिकार विधेय 2009 के अंतर्गत। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया है भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। तो भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, छोटा क्वेश्चन भी बनता है, सभी बताऊंगा मैं आपको। चिंता करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। स्पष्ट रूप से ध्यान से वीडियो को देखें, एक बार देखेंगे आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा अच्छे तरीके से। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ना, ऑलरेडी वो प्लेलिस्ट हमेशा अवेलेबल रहती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जैसे ये वीडियो खत्म होगा तो आपको प्लेलिस्ट की थंबनेल यहाँ पे दिखाई देगी, उसको भी आप टच करके खोल सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं जो है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य का भी वर्णन है, संघवाद का भी वर्णन है और संसदीय सरकार भी इसमें होती है, जिसमें आपकी न्यायपालिका और जो है आपकी कौन कौन सी न्यायपालिका, कार्यपालिका और आपकी एक और होती है
ठीक है, तो ये तीनों संसदीय सरकार होती है, त्रिस्तरीय सरकार होती है, तो उपरोक्त सभी जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस दिन अपनाया गया? तो संविधान को अपनाने का दिन पूछा जा रहा है, ध्यान रखना है आपको। तो जो संविधान अपनाया गया था ये 26 नवंबर 1949 में अपना लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा और समाज निरंतर हैं, तो ये निरंतर कैसे हैं? तो ये निरंतर जो है परिवर्तनशील है, क्योंकि शिक्षा भी हमारे जानते ही हो हर साल कुछ ना कुछ नई शिक्षा नीति के अंतर्गत चेंज किया जाता है, और समाज जो है हमेशा विकसित रहता है, इसीलिए परिवर्तनशील जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, जिसमें पूछा गया है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो मानव अधिकार संरक्षण नियम को जो है 1993 में पारित कर दिया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कब लागू किया गया था? तो इसको लागू किया गया था कि देखो 2006 का कानून है, तो ऑब्वियस सी बात है 2006 के आसपास ही या उसके बाद ही लागू किया गया होगा। तो 2006 का जो कानून था जिसमें बाल विवाह निषेध अधिनियम बोला गया था, तो इसको 1 नवंबर 2007 में जो है लागू कर दिया गया था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उसका प्रमुख केंद्र जो है तक्षशिला को माना जाता है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा का केंद्र कहलाते थे। तो मुस्लिम काल में जो उच्च शिक्षा के केंद्र हैं उनको हम मदरसा के नाम से जानते थे, आज भी ये चलते हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है पबजा संस्कार का शाब्दिक अर्थ है। तो पबजा संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी कि बाहर जाना। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की अवधि थी। तो बौद्ध काल के समय जो उच्च शिक्षा जो मिल जाती थी उस समय वो 12 वर्ष मानी जाती थी। तो 12 वर्ष जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। आगे नेक्स्ट पांचवा प्रश्न जो पूछा गया है, भारत में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। तो भारत में जो मुस्लिम शिक्षा थी उसका प्रमुख उद्देश्य आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुस्लिम शिक्षा इसलिए दी जाती थी ताकि इस्लाम का प्रसार हो सके। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही आपका आ जाएगा आंसर में। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो दिया था ये दिया था हमारे बहुत ही विख्यात आदमी हैं और उनका नाम अच्छी तरह से आप जानते हैं, बिल्कुल स्किनर ने। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पूछा गया है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को माना जाता है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। 10+2+3 की शैक्षिक संरचना का सुझाव प्रथमतः किसने दिया था, यानी सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इनमें से कौन से आयोग ने दिया था ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही आपने समझा, कोठारी कमीशन ने जो है इसका सुझाव दिया था। इसके बाद धार्मिक शिक्षा का विरोध किसने किया? तो धार्मिक शिक्षा का विरोध जो है रूसों ने भी किया था और लॉक ने भी किया था। तो ए और बी दोनों सही है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यूरोप में प्राचीन काल में बालक बालिकाओं की शिक्षा का संबंध किससे होता है? तो यहाँ पर यूरोप में प्राचीन काल की बात हो रहा है, तो यूरोप में जो है शिक्षा मठों और चर्चों से होता था। ठीक है, वहां पर जो है शिक्षा मठ थे और चर्च थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकुलरिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सेकुलरिज्म जो शब्द था इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो करने वाले थे वो जैकब हेलीडेक थे। तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा देने वाले थे हमारे मैकाइवर। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसकी है? तो एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी नामक जो पुस्तक लिखी थी ये लिखी थी इमाइल दुर्खिम ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट होता है। शैक्षिक समाजशास्त्र की प्रत्येक परिभाषा में मुख्य शब्द जो है वो क्या आता है? तो उसमें शैक्षिक समाजशास्त्र में हमेशा व्यक्ति को जो है मुख्य शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। शिक्षा को कैसी प्रक्रिया कहा गया है? तो शिक्षा जो है ये एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में जानी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे सामाजिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनतंत्र वह सरकार है जिसमें सब भाग लेते हैं, यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? तो जनतंत्र की यह परिभाषा जो है अब्राहम लिंकन ने दी थी। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने। सॉरी, ये जो यहाँ पर जनतंत्र वह सरकार जिसमें सब भाग लेते हैं, तो ये भाग लेने वाली परिभाषा जो है सीले ने दी थी। ध्यान रखना है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, इसको सीले ने दी थी। और जनतंत्र जनता द्वारा, जनता के द्वारा जो है शासन है ना,
जनतंत्र जो है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, ये परिभाषा जो है अब्राहम लिंकन ने दी थी। ठीक है, जनतंत्र की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है सन 1975 को किस वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो 1975 का वर्ष जो है वो महिला वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना सन 1959 में हुई थी। यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सन 1958 में महिला शिक्षा से संबंधित कौन सी समिति थी। तो उस समय जो है दुर्गाबाई देशमुख समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। लोकतंत्रीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो लोकतंत्रीय, यहाँ पे लोकतंत्र की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है नागरिकों से यहाँ पे संबंध होगा। तो लोकतंत्र में हमारे नागरिक यानी व्यक्तियों को जो है, अभी हमने पढ़ा भी कि लोकतंत्र या जनतंत्र और लोकतंत्र एक ही बात होती है। तो ये जो है व्यक्तियों का या कि जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है, जो कि हमने बताया आपको, अब्राहम लिंकन की ये डेफिनेशन है। और यहाँ पे लोकतंत्र शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो अच्छे नागरिक का निर्माण करना है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया संविधान ने सभी को कौन सा अधिकार प्रदान किया है। तो संविधान ने जो है सभी को, देखो सभी को जो है शिक्षा का अधिकार प्रदान किया है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रजातंत्र का अर्थ है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। ये किसने कहा था। तो अभी अभी हमने बात किया, ये दोबारा क्वेश्चन आ चुका है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। प्रजातंत्र हो या लोकतंत्र हो, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही शब्द होते हैं, आपके जो है ये पर्यायवाची हैं। तो अब्राहम लिंकन का ये कथन था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यशपाल समिति का गठन किया गया तो कौन से सन में किया गया था। तो यशपाल समिति का गठन जो है सन 2000 में किया गया था। तो यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो है कौन थे। तो थे वो एस कोठारी, डॉक्टर डी एस कोठारी। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये छोटे क्वेश्चंस देखे। अब हम बड़े क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चंस देखेंगे इसमें वन लाइन और फिलअप्स देखेंगे और बड़े क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है धर्म विहीन शिक्षा अंततः निरर्थक सिद्ध होती है। यह कथन किसने दिया था। तो ये कथन जो है महात्मा गांधी का था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय देश में कुल जातियां हैं तो 2800 जातियां जो है इस समय मानी गई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया शिक्षण संस्थाओं का प्रतिदिन कार्य प्रारंभ होना चाहिए। तो शिक्षण संस्थाओं में प्रतिदिन जो कार्य प्रारंभ होता है वो प्रार्थना सभा से होता है। तो यहाँ पे जो है आपका ये आंसर होगा। खालिस्तान भी पूछता है, कभी कभी ये एमसीक्यू भी बना दिए जाते हैं, कभी कभी ये वन वर्ड ही रहते हैं। ध्यान रखना है आपको, आंसर्स को अच्छे तरीके से याद रखना है। प्राचीन भारतीय समाज को कितने कालों में विभाजित किया गया है। तो ये 7 कालों में जो है प्राचीन भारतीय समाज विभाजित है। भारतीय समाज की आधारशिला है। तो आधारशिला क्या है भारतीय समाज में, धर्म जो है आधारशिला है। ठीक है, धर्म के हिसाब से जो हमारा समाज बटा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था जो है वो विद्यालय को माना गया है। इसके बाद में भारतीय समाज में प्रधान क्या है। तो धर्म है, सबसे प्रधान जो है धर्म को माना गया है। इस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछात। तो इसका अंत किया गया अनुच्छेद 38 में। ध्यान रखना है, संविधान के अनुच्छेद 38 में। इसके बाद जो है जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किस विद्वान का है। तो डॉक्टर मजूमदार जो है इन्होंने ये कथन कहा था, जाति एक बंद वर्ग है। इसके बाद खालिस्तान की बात करें तो खालिस्तान देख लेते हैं। अब देखिए खालिस्तान में क्या पूछा गया आपसे। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो शिक्षक शिक्षा का एक खालिस्तान है। तो खालिस्तान में हमारा आंसर आएगा ध्रुव है। ठीक है, खालिस्तान में क्या आएगा, ध्रुव है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने शिक्षा को खालिस्तान प्रक्रिया बताया है। कभी कभी दो आपके डैसेज आएंगे, ध्यान रखना है, आपको दो दो खालिस्तान देखने को मिलेंगे और दोनों को भरना होगा तभी जाके वो आंसर सही माना जाएगा। तो यहाँ पे खालिस्तान ने शिक्षा को खालिस्तान प्रक्रिया बताया है। तो एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है। इसके बाद में शिक्षा और खालिस्तान का अटूट संबंध है। तो शिक्षा और समाज का जो है अटूट संबंध है। अब इसके बाद जो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 देख रहे हैं हम इसमें, शिक्षा के सामाजिक आधार कौन से हैं।
तो शिक्षा के जो सामाजिक आधार हम मानते हैं उसमें समाज का विकास या सामाजिक विकास लिया गया है, राष्ट्रीय विकास भी लिया गया है, शिक्षा एवं आर्थिक विकास भी लिया गया है। इनको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर क्वेश्चन बड़ा आएगा तो। अगर केवल सिंगल पूछता है तो आपको बस इनके नाम लिखने हैं। नाम को अच्छे तरीके से याद रखिए। अगर आपकी हेडलाइन सही है तो आपको नंबर देने से कोई भी टीचर रोक नहीं पाएगा, आपको नंबर देगा ही देगा, चाहे आपने उसके बाद में इसके अलावा कुछ भी लिखा हो, आगे आपने इसको डिस्क्राइब करते हुए कुछ भी लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन जो है आपकी ये जो टॉपिक है ना, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य आपको बताने हैं। ये 2-3 क्वेश्चंस जो हैं इनको बहुत तरीके से तैयार करना है। स्वामी विवेकानंद का और महात्मा गांधी का तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं ये आपको बताना है। और गांधी जी के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं ये भी कभी कभी पूछ लेता है। और गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए ये आपको बताना है। यदि हम बात करें स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, तो इसमें सबसे पहला उद्देश्य जो है वो हम क्या लेते हैं, इसमें होता है अंतर्निहित ज्ञान को प्रकाश में लाना। ठीक है, अंतर्निहित ज्ञान को प्रकाश में लाना, इसका मेन जो उद्देश्य हम बता रहे हैं, केवल मेन उद्देश्य ही लिखेंगे। यानी कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो है ज्ञान व्यक्ति के अंदर ही रहता है, मनुष्य को अपनी शक्तियों के प्रयोग के द्वारा और अनुभव के द्वारा जो है उस पर प्रकाश डाल करके जो है वो क्या लाता है, अंतर्निहित ज्ञान को प्रकाश डाल करके बाहर लाता है। ठीक है, दूसरा जो उद्देश्य बता सकते हैं हम, इसमें आपका आ जाएगा बालक के विकास के लिए ये जो है शिक्षा क्या है, ये एक महत्वपूर्ण जो है प्रकृति है। बालक के विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण प्रकृति है, यानी कि बालक के विकास के लिए जो है शिक्षा आवश्यक है, ये इसका उद्देश्य है। इसके अनुसार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार इसमें इनका कहना है कि आपका जो कर्तव्य है वो ये है कि आप जो है अवसर प्रदान करें और साथ ही साथ मार्ग की बाधाओं को हटाएं, ताकि जो है आप स्वयं खुद को जो है बढ़ता हुआ देख सकें। और इसके बाद जो है स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य जो अगला हम बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं मन की एकाग्रता जो है बढ़ती है, यानी कि मन की एकाग्रता को बढ़ाने में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। तो स्वामी जी कहते हैं मैं तो मन की एकाग्रता को ही शिक्षा का यथार्थ सार समझता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आप और बता सकते हैं तो इनके उद्देश्यों में बस अगर आप 3 उद्देश्य भी लिख देते तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी और बहुत सारे उद्देश्य हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने ज़्यादा लिखना चाहते हैं या कितना कम लिखना चाहते हैं। इसके बाद जो है गांधी जी के अनुसार शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये गांधी जी का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। गांधी जी कहते हैं कि जो शिक्षक है ना, ये शिक्षक जो है अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। इनके अनुसार जो है शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए कि विषय का पूर्ण ज्ञाता हो। और साथ ही साथ गांधी जी अगला अगर आप पॉइंट लिखें, जैसे पॉइंट नंबर 1 मैंने बताया शिक्षक जो है विषय का पूर्ण ज्ञाता हो, दूसरे पॉइंट में हम लिख देंगे कि जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार और मनोभावों का जो है इसमें समझने वाला हो, उसका मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो और जो भी बच्चों के मन में भाव है, जो प्रश्न है उनको समझने वाला हो। ठीक है, उसके अलावा गांधी जी कहते हैं शिक्षक जो है मार्गदर्शी होना चाहिए, यानी कि मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए। और इसके बाद कहते हैं गांधी जी कि शिक्षक जो है मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, यानी कि बच्चों के मन की बातें पढ़ लेना चाहिए, बिना बताए वो बच्चों को समझ जाए, यानी कि उनकी रुचियों को, उनकी क्षमताओं को, उनकी कमियों को, उनकी भिन्नताओं को जो है आसानी से समझ पाए। ये गांधी जी कहते थे एक शिक्षक में जो है ये बहुत ही विशेष गुण होना चाहिए। इसके अलावा जो है अगर बच्चों की जिज्ञासा है, यानी कि कुछ जानने की इच्छा है, तो उसको शांत करने वाला होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षक जो है बच्चों की जिज्ञासा को शांत करने वाला होना चाहिए, या उसको प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए, उसके जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। उसके अलावा गांधी जी कहते हैं कि जो है शिक्षक जो है मृदुभाषी होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए। ठीक है, कर्तव्य परायण होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर संयम हो, और परिश्रमी भी होना चाहिए, उसका चरित्रवान होना भी आवश्यक है और क्षमताशील भी होना आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। उसके अलावा जो है बच्चों के आकांक्षाओं और जो उनकी परेशानियां हैं उसके प्रति जो है शिक्षक संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है, संवेदनशीलता जो उसके अंदर होनी चाहिए, विचारों, आकांक्षाओं और परेशानियों को समझने वाला होना चाहिए, यानी कि संवेदनशील होना चाहिए। और जो है ये पठन जो
पठन पाठन सामग्री है उसको जो है शिक्षण विधियों का अच्छा प्रयोग करके जो है उसको उचित रूप से समझाने में सक्षम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है शिक्षक के गुण है जो गांधी जी के अनुसार है, आप इनको बता सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के शिक्षण विधियों की विशेषता आपको बतानी है। तो इसमें क्या होता है, छात्र को स्वयं अपने परिश्रम के ज्ञान की खोज करनी चाहिए, उनकी शिक्षण विधियों की ये विशेषता है। साथ ही साथ शिक्षा जो है व्यक्ति को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करती है। हर चीज़ है, शिक्षा सभी को दी जानी चाहिए, उनके शिक्षण विधियों की ये विशेषता है। शिक्षा स्त्री पर विशेष बल देना चाहिए, जो शिक्षा स्त्री शिक्षा है ना उस पर विशेष बल देना चाहिए, इनका ये भी मानना चाहिए। सहनशीलता का गुण जो है उत्तम तरीके से विकसित करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें काफ़ी विशेषताएं, जो आधारभूत सिद्धांत भी बोला जाता है, इनको आप लिख सकते हैं इसमें। बाकी आप और आगे लिखना चाहें तो और अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बताइए। तो श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा जो है शारीरिक विकास में सहायता करती है, ज्ञान इंद्रियों का विकास करती है, मानसिक विकास में सहयोग प्रदान करती है, नैतिक विकास को जो है प्रबल बनाती है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख करके आपको डिस्क्राइब कर देना, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से, नहीं तो केवल आपको नाम याद रखने हैं। नाम सारे सटीक तरीके से आपको याद रखने हैं। जो मेन टॉपिक है इसी में गलती नहीं करनी है, बाकी आपको फिर कोई भी रोक नहीं पाएगा, आसानी से आप अपने एग्जाम्स को अच्छे तरीके से बढ़िया परसेंटेज से क्लियर कर पाएंगे। टैगोर के शिक्षा पद्धति के बारे में बताइए। तो टैगोर की जो शिक्षा पद्धति थी, उनको कहते थे कि टैगोर जी कहते थे कि भ्रमण के समय पर जो है पढ़ना चाहिए, भ्रमण के समय पढ़ना आवश्यक है, अनिवार्य है। ठीक है, मतलब भ्रमण के समय पढ़ना यानी कि आसपास की चीज़ों को देख करके उसको समझना, प्रकृति में जो चीज़ें हो रही हैं, हमारे आसपास में जो चीज़ें हो रही हैं उसको देख करके पढ़ना जो है वो ये टैगोर शिक्षा पद्धति में अपने मानते थे। वाद विवाद और प्रश्नोत्तर विधि को भी जो है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते थे। वाद विवाद का मतलब होता है कि मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूं या मैं किसी चीज़ को सही ठहराऊं तो आप उसको गलत ठहराएं, यानी कि मैं वाद करूं तो आप विवाद करो, वहां पे प्रश्न पूछे जाए। इस विधि से जो है शिक्षा पद्धति अच्छी होगी, टैगोर जी का मानना था। और क्रिया विधि तो है जिसको प्रैक्टिकल विधि कहते हैं, जिसको हम करके, पढ़ के ना कि करके देखें, तो क्रिया विधि को जो है इन्होंने माना है। तो ये 3 पद्धतियां हैं जो टैगोर की शिक्षा पद्धति के बारे में बताती हैं। इसको बहुत ध्यान से आपको याद करना है, कोई भी चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे अच्छे तरीके से आपको मेन पॉइंट लिखना है। उसके बाद आप इसमें कुछ भी लिखते हैं तो वो भी चल जाएगा, लेकिन आपको मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार रखना है कि जो आप टॉपिक लिख रहे हैं उसी से रिलेटेड कुछ लिखें, अन्यथा आप जो है परेशानी में पड़ सकते हैं। नंबर कम हो सकते हैं, कटेंगे नहीं लेकिन नंबर कम मिलेंगे। तो उसमें फ़ायदा क्या होगा, जब आप मेहनत कर रहे हो और वहाँ पे लिख के आ रहे हो तो लिखे हुए के नंबर आपको प्राप्त होने ही चाहिए। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, सही तरीके से समझ समझ के लिखना है। जैसे मैंने बताया भ्रमण के समय पढ़ना, यानी कि आप कहीं जा रहे हैं घूमने, जैसे आप दिल्ली गए, आपने लाल किला देखा या जो भी देखा आपने, या फिर आगरा गए ताजमहल देखा, तो आपने वहां पर जो है केवल ताजमहल देखा नहीं, उस ताजमहल को किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कौन से सन में बनवाया, तो वो भ्रमण के समय हम पढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ होती है। वाद विवाद मतलब अगर मुझे नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा, किसी से पूछूंगा, प्रश्नोत्तर करूंगा, प्रश्न करूंगा, मेरे को उसका उत्तर मिलेगा नहीं मिलेगा वो बाद में उसको सर्च भी करूंगा, तो ये वाद विवाद से हल हो सकता है। फिर क्रिया विधि भी है जिसको हम प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बुनियादी शिक्षा के बारे में हमेशा पूछता है। तो बुनियादी शिक्षा जो है ये अनिवार्य निशुल्क शिक्षा है। ठीक है, बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत क्या है कि ये अनिवार्य है और निशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। ठीक है, और जो है बुनियादी शिक्षा में उद्योगों द्वारा भी शिक्षा प्रदान की जाती है। उद्योग जो है इसके द्वारा जो है शिक्षा मिलती है, इससे जो है समझ और परख की जो है शक्ति बढ़ती है। अब मातृभाषा द्वारा शिक्षा, बुनियादी शिक्षा का मतलब ये नहीं कि जो किताब में जो लैंग्वेज लिखी गई है उसी लैंग्वेज के माध्यम से जो है आपको समझाया जाए, चाहे आपको समझ में आए ना आए। तो अपनी मातृभाषा, जो भी आप कहीं पे भी बिलोंग करते हैं, केरल में है तो आप जो है तमिल, तेलुगु, और फिर साउथ में है तो उस भाषा में पढ़ेंगे, आपकी मातृभाषा आपको ज़्यादा समझ में आ जाती है, ना कि जो उस किताब में छपी हुई भाषा है वो। तो मातृभाषा भाषा द्वारा जो है शिक्षा प्रदान करना, ये सारे इसमें आता है। इसके बाद हम स्वावलंबन को भी इसमें कर सकते हैं कि बुनियादी शिक्षा में स्वावलंबन जो है ये सिद्धांत अपनाया जाता है, ताकि बच्चे जो हैं वो अपने आप को स्वावलंबी यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिपेंडेंट बना पाएँ। ठीक है, शिक्षा का समाज पर प्रभाव आपको बताना है। तो शिक्षा का समाज पर बहुत सारे प्रभाव हैं, आप बहुत सारे प्रभाव लिख सकते हैं। सबसे पहले प्रभाव की हम बात करें तो सामाजिक विकास जो है, सामाजिक विकास जो है, समाज का प्रभाव ये देखने को मिलता है, समाज का विकास होता है। ठीक है ना, शिक्षा का सामाजिक प्रभाव, सामाजिक जागरण करता है, यानी कि लोगों को चेतना बताता है, हर चीज़ के बारे में नॉलेज देता है, एकजुट करने में मदद करता है, सही गलत में, और जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनको भी
खारिज करने में शिक्षा जो है ये हमारे समाज पर मदद करता है। सामाजिक नियंत्रण, वही बात आ गई, इसमें आपको मिलता जुलता ही लिख देना है। सामाजिक परिवर्तन तो होंगे ही, जब आप जितने पढ़े लिखे होगे उतनी ज़्यादा ही आपका समाज में जो उठना बैठना सत्कार भी होगा, तो सामाजिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें जो अपने मन से बना के लिख सकते हैं, सामाजिक सुधार देखने को मिलेगा, वहाँ पे चोरी डकैती और दूसरे तरह के जो वारदातें हैं वो कम हो जाएगी। और जो है वहाँ के लोग जो है सुसज्जित मतलब सुसज्जित वस्त्र पहनेंगे, साथ ही साथ बोलने का उनका तरीका बदलेगा, और समाज में जो लोग जिस स्तर पर रह रहे हैं उस स्तर को और बढ़ाएंगे, बेहतरीन तरीके से जिएंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। सारी चीज़ें जो है शिक्षा समाज पर बहुत सारा प्रभाव डालता है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। अपने माइंड को कंसंट्रेट करिए और जो भी पॉइंट होते हैं उनको टिप्पणी के रूप में ढंग से लिखना जब आपको लिखना होगा। इसके अलावा जो है आप बुक की मदद ले सकते हैं। बाकी मैं आपको बेसिक नॉलेज तो आपको दे ही रहा हूँ, तो आप उस बेसिक नॉलेज का भी यूज़ करके लिख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसमें अगर आपको टॉपिक्स याद हैं, पॉइंट याद है, तो पॉइंटों को लिखना ना भूलें और बाद में उन पॉइंटों को डिस्क्राइब भी करें अगर वो क्वेश्चन बड़ा आता है तो। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। शिक्षा का संकुचित अर्थ जो है वो क्या होता है? तो शिक्षा का संकुचित अर्थ है विद्यालयी शिक्षा। ठीक है। इसके बाद में शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच द्विमुखी प्रक्रिया, क्योंकि ये शिक्षक और विद्यार्थी के बीच होती है इसलिए इसको द्विमुखी यानी कि दो मुख वाला प्रक्रिया बोलते हैं। तो इसको शिक्षक और विद्यार्थी के बीच जो है शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा और समाज का संबंध जो है घनिष्ठ माना जाता है। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है, यह कथन किसका है? तो स्पेंसर का है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया विकासशील देशों के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण जो है वो क्या होती है? शिक्षा की कमी होती है। शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया जो है कहाँ पे होती है? समाज में होती है। ठीक है, शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया कहाँ होती है? समाज में होती है। इसके बाद सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है, यह कथन जो है मकाइवर पेज का है। इसके बाद जो है शिक्षा एक अनवरत चलने वाली खालिस्तान है, तो अनवरत यानी कि ना रुकने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद में भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या जो है कितनी है? तो वो 6 मौलिक अधिकार हैं। हम उन मौलिक अधिकारों को भी चर्चा करेंगे, इसके ऊपर बड़ा भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पूछा गया ब्रिटिश काल में शिक्षा में खालिस्तान का प्रवेश हुआ, तो ब्रिटिश काल में जो है मशीनरियों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, प्रवेश हुआ था शिक्षा काल में। इसके बाद में नेक्स्ट जो है बालक की प्रथम पाठशाला जो है परिवार को माना गया है, क्योंकि बालक जो भी शिक्षा है सर्वप्रथम जो है अपने परिवार से सीखता है। इसके बाद आइए, भारत में सामाजिक परिवर्तन में सबसे अधिक योगदान रहा है, तो पाश्चात्य शिक्षा का यानी कि पश्चिमी शिक्षा जो है उसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। आज भी हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं पश्चिमी सेटअप के हिसाब से, पश्चिमी जो रूल्स हैं उनके हिसाब से ही पढ़ते हैं। इसके बाद में राष्ट्रीय विकास में शिक्षा का योगदान क्या है ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय विकास में शिक्षा का योगदान क्या हो सकता है? शिक्षा न केवल उत्पादकता की बढ़ोतरी द्वारा राष्ट्रीय विकास को गतिमान या गति प्रदान करती है, अपितु व्यक्तियों में श्रम के प्रति निष्ठा का भाव भी उत्पन्न करती है तथा श्रम संस्कृति को विकसित करती है। राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की दोहरी भूमिका मानी जाती है। शिक्षा एक प्रगतिशील प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षा की प्रक्रिया का मुख्यतम उद्देश्य व्यक्ति का सतत विकास यानी कि हम ना रुकने वाला सतत विकास करना है, और व्यक्ति का शिक्षा के माध्यम से होने वाला विकास सदैव जो है उन्नयनकारी यानी कि उन्नति भरा होता है। इन समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही हम शिक्षा को गतिशील प्रक्रिया कहते हैं। शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? तो शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हैं, आप बहुत सारे उद्देश्य लिख सकते हैं। मानव का आत्म पोषण करता है, स्वावलंबी बनाता है, जीवन के मूल्यों को प्राप्ति हेतु बनाता है, पूर्णता प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर करता है, आचरण और नैतिक चरित्र का विकास करता है, संतुलित व्यक्तित्व का विकास करता है, सामाजिक उत्थान करता है, उचित विकास का मूल्यांकन प्राप्ति करता है, आत्म सुरक्षा की तैयारी करवाता है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें आप लिख सकते हैं। शिक्षा के कार्य क्या है? तो शिक्षा के कार्य बिल्कुल उसी तरह से ही हैं। व्यक्तिगत विकास होता है, सांस्कृतिक विरासत का संप्रेषण होता है। संप्रेषण का मतलब है कम्युनिकेशन। और जो है यहाँ पर देखिए व्यावसायिक जो है कुशलता प्राप्त हुई होती है शिक्षा के कार्य के द्वारा। ठीक है ना, यानी कि कार्य करता है। व्यावसायिक कुशलता का मतलब है कि आपको जो है व्यापार करने लायक बनाता है, शिक्षा का कार्य ये है। सामाजिक कुशलता प्रदान करता है, समाज में उत्थान आपका लाता है, आपकी जो है रिस्पेक्ट बनाता है। ये सारे कार्य सारे काम जो है शिक्षा के है। सृजन की कुशलता का विकास करता है, यानी कि आप जो भी अर्जित करते हैं उसकी कुशलता और भी बेहतरीन होती है जब आप शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। भाषा की कुशलता का विकास करता है, बिल्कुल आप जैसा भी बोलते हैं, जैसा सीखते हैं वो शिक्षा के द्वारा सीखते हैं, और जैसे ही आप बेहतरीन शिक्षा ग्रहण करते हैं आपका भाषा भी उसी हिसाब से विकसित होता रहता है। और मानव मूल्यों का अर्जन और उत्पादन तो है ही। देखो शिक्षा तो हमेशा मानव के अंदर कुछ ना कुछ बेहतरीन ही अर्जित
करके देता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की जानकारी दीजिए। तो हमने बताया था कि भारत के संविधान में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं, जो कि पहले काफ़ी थे लेकिन वो कम कर दिया गया। तो इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार भी है। भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए। भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, आप किसी के बारे में भी कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा भारतीय संविधान, विभिन्न स्रोतों से आधारित है या आहरित है। उसके अलावा कठोरता एवं नमत्या का मिश्रण है, इसमें कठोरता का प्रावधान भी है और इसमें जो है नमत्या का प्रावधान, यानी कि आपको कठोर दंड भी मिलेगा तो आपको रहम भी मिलती है। एकात्मक सुझाव के साथ संघीय प्रणाली भी है इसमें, है ना, क्योंकि आपका एक का सुझाव तो माना ही जाता है, साथ साथ में संघीय यानी कि सभी लोगों का जो सुझाव है उसको भी शामिल किया जाता है। सरकार का संसदीय स्वरूप जो है ये संविधान हमारे को देता है कि सरकार किस तरह से चलती है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और नगरपालिका ये सारी आ जाती है, न्यायपालिका सॉरी। और संसदीय संप्रभुता, न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण है इसमें। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है इसमें, ठीक है, किसी के पक्षपात पे जो है न्याय नहीं होता है। मौलिक अधिकार दिए गए हैं इसमें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी सम्मिलित है इसमें, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया इसमें, धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा दिया गया है यहाँ पर भारतीय संविधान में। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि 18 वर्ष के सभी लोगों को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को मत अधिकार देने का, जो सार्वभौमिक का मतलब सभी को जो है मत अधिकार देने का प्रस्ताव इसमें है। एकल नागरिकता है, बिल्कुल सही है। स्वतंत्र निकाय है, आपातकालीन प्रावधान भी है, त्रिस्तरीय सरकार जैसे मैंने बताया, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और सहकारी समितियां भी इसमें हैं, जिसमें ग्राम पंचायत और नगर पालिका वगैरह ये सब आती हैं। इसके अलावा शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं? तो दर्शन है, जीवन दर्शन है, राजनीतिक विचारधारा है, सामाजिक विचारधारा, आर्थिक दशाएं हैं, ये सारे के सारे शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करती हैं। इसको ध्यान से रखना है आपको। शिक्षा मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको आपको समझा देना है अच्छे तरीके से, ठीक है। और उसके अलावा क्योंकि शिक्षा जो है हर इंसान के लिए बनाई गई है, संविधान में इसका जिक्र है, इस तरह से आप लिख करके जो है इसको समझा सकते हैं। इसमें कोई थ्योरी आपको विशेष करनी लिखनी है, बस आपका अंडरस्टैंडिंग काम कर जाएगा। बेसिक या बुनियादी शिक्षा क्या है? तो अभी अभी हमने बात करी थी ऊपर भी। बेसिक या बुनियादी शिक्षा का अर्थ जो है वो प्रारंभिक या शुरू से बालकों को इस प्रकार से ज्ञान या कौशल प्रदान करना कि वो आधारभूत सामान्य जीवन के लिए तैयार हो जाए, यानी कि अपने आप को रोटी पकड़ा मकान के लिए, कपड़ा मकान के लिए तैयार कर ले, उसी को बुनियादी शिक्षा कहा जाता है। औपचारिक शिक्षा क्या है ये आपको बता देना है। तो यहाँ पर देखिए, औपचारिक शिक्षा का उत्तर मैंने दे दिया है। जहाँ जहाँ समझाने की बात आएगी मैं बताता रहूँगा। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। टैगोर के अनुसार जो शिक्षा की 4 विशेषताएं आपको बतानी है, तो ये टैगोर के अनुसार जो है शिक्षा की विशेषताएं हैं। और जो डेफिनेशन है अच्छे तरीके से याद रखना कि किसने दिया था, याद रखना। टैगोर के अनुसार शिक्षा की विशेषताएं जो है यहाँ पर मैंने दे रखी हैं, ये सारे के सारे शिक्षा के जो विशेषताएं हैं टैगोर के अनुसार है। मारिया मॉन्टेसरी का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो उनका जन्म जो 1870 में हुआ था, इटली में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रूसो की प्रमुख रचनाओं के नाम बताने हैं। तो रूसो की प्रमुख जो रचनाएं हैं इनको ध्यान रखना, क्योंकि रचनाएं दे देता है तो पूछता है कि ये रचना किसकी है, या फिर द न्यू हेल आइज, ये रचना किसके द्वारा प्रकाशित की गई। सोशल एंड इक्वेलिटी निबंध जो है ये किसने लिखा था। तो इस तरह से ये रचनाओं को थोड़ा सा ढंग से आपको करना है। और सबसे फेमस उनकी जो रूसो की किताब थी वो थी सोशल कंट्रैक्ट, ठीक है। इसी में जो है राष्ट्रवाद का जिक्र हुआ था, और फ्रांस में जो है सबसे पहले राष्ट्रवाद आया था। तो यहाँ पर सोशल कंट्रैक्ट नाम की उन्होंने पुस्तक लिखी थी, जिसमें इन्होंने जनतंत्र को जो है सम्मानित किया था, जनतंत्र के अधिकारों की बात करी थी, राजशाही का अंत किया था, यानी राजाओं के शासन का अंत की बात कही थी। और इसमें सरकार के 3 स्तरों को बांटा था, जिसमें विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का जिक्र हुआ था। वहाँ से ये सब निकला था। सोशल कंट्रैक्ट बहुत अच्छी बुक है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है ये आपको बता देना है। तो यहाँ पे देखिए, जॉन डीवी जो है ये बोलते हैं कि शिक्षा जो है त्रिमुखी प्रक्रिया है। कभी कभी पूछता है कि किसके अनुसार शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और तो इसमें क्या होता है, त्रिमुखी प्रक्रिया क्या है? तो इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों को शामिल किया जाता है, इसीलिए उन्होंने बोला है त्रिमुखी प्रक्रिया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों को सम्मिलित करने के बाद में उन्होंने बोला था कि ये त्रिमुखी प्रक्रिया है। गीजू भाई का पूरा नाम कभी कभी पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वर्धा शिक्षा नीति 1937 क्या है ये आपको बताना है। इसके बाद जो है शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है, जैसे कि आप जानते हैं अच्छी तरीके से, हमने बताया है कि बहुमुखी प्रक्रिया कैसे है। इसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें पूछा गया, भारतीय धर्म शास्त्र में कितने प्रकार के
श्रेणों का उल्लेख है, तो इसमें 5 श्रेणों का उल्लेख है। उसके बाद में भारतीय समाज की सबसे छोटी इकाई जो है उसको हम गांव बोलते हैं। पुरुषार्थ का अंतिम तथा चरम लक्ष्य क्या है, तो मोक्ष है। ठीक है, अंतिम और चरम लक्ष्य जो है उसको मोक्ष को माना गया है। अगला जो है इसमें पूछा गया, प्राचीन भारतीय संस्कृति आधारित थी किस पे, कर्म पे आधारित थी। कर्म किए जाओ, फल की इच्छा ना करो। समाज व्यक्ति की सार्थक कल्पना है, यह कथन किसका है, तो रेमांड का है, ये ध्यान रखना है। शिक्षा एक सशक्त साधन है, तो किसका, आधुनिकरण का साधन है ये। डॉक्टर राधाकृष्णन के नेतृत्व में खालिस्तान आयोग की नियुक्ति हुई थी, विश्वविद्यालय शिक्षा की वो हुई थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एमसीक्यू करवाया था उसमें। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को खालिस्तान कमीशन के नाम से भी जानते हैं, तो राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और मुदाइलियर कमीशन खालिस्तान आयोग के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। माध्यमिक शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मुदालियर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। कोठारी आयोग, खालिस्तान को शिक्षा की गीता भी कहा जाता है, तो किसको गीता कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, कोठारी आयोग को। ठीक है, इनके जो भी प्रिंसिपल्स है आज तक फॉलो होते हैं। ज्ञान के खालिस्तान स्रोत हैं, तो इसके 4 स्रोत माने गए हैं। खालिस्तान शिक्षा यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 12 भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक शिक्षा के उद्देश्य आपको बताना है, तो वैदिक शिक्षा का उद्देश्य जो है ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश कराना है। ठीक है, चरित्र निर्माण कराना जो है वैदिक शिक्षा का उद्देश्य है। व्यक्तित्व का विकास करना इस शिक्षा का उद्देश्य है। और नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश कराना भी इस शिक्षा का उद्देश्य है। किसका, वैदिक शिक्षा का उद्देश्य। और सामाजिक कुशलता की उन्नति की ओर ले जाना। और साथ ही साथ जो है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार भी जो है इसका उद्देश्य है। इसके अलावा बहुत सारे उद्देश्य हैं, आप और भी लिख सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो धर्म को जो है किसी भी आदमी से बड़ा ना मानना, सभी धर्मों को सम्मान करना, यही जो है धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। यानी कि राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले में धर्म को जो है दूर रखा जाता है। उसका किसी सरकार से, किसी व्यक्ति से, किसी और भी मतलब मुद्दों से संबंधित नहीं होता। तो इसी के आधार पर जो इसमें किसी से भेदभाव नहीं किया जाता, इसी को हम धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं, यानी सभी धर्मों का आदर सम्मान करना। ठीक है, और आप और लिखना चाहें तो यहाँ पर जो है इसमें हमने बताया है कि सभी धर्मों को जो है यहाँ पर मनाने का छूट है। सभी धार्मिक विश्वासों को, मान्यताओं को मानने की और उसको पूरी तरह मनाने की आज़ादी है। ठीक है, एक अध्यापक में किन किन गुणों का होना अनिवार्य है, तो अध्यापक जो है कैसा होना चाहिए। अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताया था कि गांधी जी के अनुसार एक अध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, वो भी लिख सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखें, क्योंकि इसने बोला नहीं है कि किसके अनुसार। जब आपने पूछा है तो आप कोई भी चीज़ लिख सकते हो, ध्यान रखना है। तो ज़्यादा दिमाग आपको खर्च नहीं करना है, जितना आपने पढ़ा है बहुत सटीक पढ़ो और उसको ही आप लिख सकते हो। पूरे जो आपके ये पेपर होते हैं 901 और 902, इस तरह से जो पेपर होते हैं, ये पेपर्स में, या 903 की बात करूं तो इन पेपर्स में जो है पहले पेपर से भी थोड़े से क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, दूसरे पेपर में से भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तीसरे क्वेश्चन में भी पेपर मिलेंगे, यानी कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कॉमन होते हैं, जो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, इस पेपर में भी वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इन क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से तैयार करिएगा। ऐसा नहीं कि 901 पढ़ लिया तो 901 केवल ऐसा ही रटा कि 902 पढ़े तो 901 भूल गए। 901 में से भी 902 में कुछ क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर जो अध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो मैंने बता दिया। आप महात्मा गांधी वाला भी लिख सकते हैं चाहे तो। ये मनोवैज्ञानिक का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अच्छी शिक्षा स्तर उसके अंदर विकसित होनी चाहिए। मृदु भाव होना चाहिए, है ना। अपने विषय का बहुत बढ़िया ज्ञाता होना चाहिए। सारी चीज़ें जो है इसमें हम बता सकते हैं, बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं इसमें, आप बता सकते हो, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। यहाँ पे देखो पॉइंट जो लिखे हैं, आप इन पॉइंटों को यूज़ करें, चाहे वो महात्मा गांधी वाला पॉइंट बताया था उनको भी आप बता सकते हैं। अगला जो प्रश्न है देखिए, एक अध्यापक को कौन कौन सी भूमिकाएं निभानी होती हैं, तो अध्यापक जो है कक्षा अध्यापक भी जो है उसका भी भूमिका उसको निभानी पड़ती है। सहकर्मी का गुण भी होना चाहिए, यानी अपने साथियों के साथ जो है उसको अच्छे तरीके से रहना पड़ता है। संस्थात्मक नेता भी होता है, जो भी है संस्था में काम करता है उसका जो है वो आदर्श माना जाता है, तो उसकी प्रवृत्ति अच्छी होनी चाहिए। संस्कृति संरक्षण होना चाहिए, यानी कि सभी बच्चों को सही तरीके से समझाए और विद्यालय को अपना प्रांगण, अपना घर जैसा बताए। यहाँ पे यही बात हो रही है। जिम्मेदार नागरिक होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अध्यापक की जो है ये भिन्न भिन्न भूमिकाएं होती हैं एक विद्यालय में। जनतंत्र किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। अभी अभी मैंने बात करी थी जनतंत्र क्या होता है। तो जनतंत्र ऐसी सरकार होती है जिसमें शासन की शक्ति जो है किसी व्यक्ति अथवा वर्ग के हाथों में ना होकर के समस्त जनता के हाथों में सामूहिक रूप से होती है। तो मैंने कहा था कि जनतंत्र जो होता है या लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के
लिए जनता द्वारा शासन होता है, ठीक है ना। जनतंत्र की विशेषताएं कभी कभी पूछ लेता है, तो ये आपको बताना होता है। तो जनतंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो बहुत सारी विशेषताएं। जनतंत्र में जो है जनता के प्रत्येक मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है, ठीक है। इसके बहुत सारे आधार स्तंभ भी हैं, ठीक है ना। और ये जो है आधुनिक मानवतावादी चिंतन पर आधारित एक लोकप्रिय शासन व्यवस्था है, जिसमें सभी लोगों का सम्मान किया जाता है, ठीक है। मानवीय मूल्यों का जो है यहाँ पर मानवीय मूल्यों पर जोर दिया जाता है। जनशक्ति पर पूर्ण रूप से आधारित होती है, कोई भी अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं ले सकता है, ठीक है। उसके अलावा सत्ता का ये मूल अधिकार भी होता है। सुख सुविधाओं कठिनाइयों का ध्यान रखा जाता है। जीविका आपको कैसे दी जानी चाहिए, आपकी रोजी रोटी का कैसे जुगाड़ होना चाहिए, ये सब कुछ जो है, विकास कैसा होना चाहिए देश का, वो सब चीज़ें जो है जनतंत्र के अंदर आता है। ये सारी विशेषताएं हैं। इसमें 6-7 पॉइंट मैंने दिए हैं, आप इन पॉइंटों को पढ़ोगे आसानी से याद कर पाओगे, बेहतरीन तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। स्त्री शिक्षा के उद्देश्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्री शिक्षा क्यों अनिवार्य है, कभी कभी पूछ लेता है। तो देखो, स्त्री गुण को बनाए रखने हेतु दीक्षा शिक्षा और वातावरण की व्यवस्था करने हेतु स्त्री शिक्षा की आवश्यकता है, इसके बारे में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। धार्मिक नैतिक और चारित्रिक चरित्रिक का स्रोत बनाना जो है महिलाओं को, इसके लिए भी स्त्री शिक्षा आवश्यक है। स्त्रियों का सर्वांगीण विकास यानी कि संपूर्ण विकास के लिए भी जो है स्त्री शिक्षा आवश्यक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रसार का स्रोत बनाने के लिए भी स्त्री शिक्षा आवश्यक है। उसके अलावा जो है आप बता सकते हैं उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने के लिए भी स्त्री शिक्षा आवश्यक है। इसके अलावा एक और पॉइंट बता सकते हैं, जीविकोपार्जन यानी कि कमाने के लिए भी, व्यवसाय के लिए भी शिक्षा जो है स्त्री के लिए आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद में शिक्षा में लिंग भेद का क्या अर्थ है, लिंग भेद का अर्थ आपको बताना है, ये कई बार पूछा जाता है। लिंग भेद के प्रकार भी बहुत सारे होते हैं, तो आपसे कोई पूछ ले तो 2-4 प्रकार इनमें से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि लिंग भेद के जो है ना, लिंग भेदभाव जो होता है इसके कारण पूछ लेता है कभी कभी, भाई इसके कारण बताओ। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं कारण की बात करूं तो मान्यताएं और परंपराएं जो है, ये एक लिंग भेद का है कि लड़कियों को और लड़कों को अलग अलग मानो, कि मान्यताएं और परंपराएं इसमें आ जाती है। इसमें अशिक्षा भी आती है, ठीक है। उसके बाद में सरकार की उदासीनता भी आती है, सरकार जो है इस पर कदम नहीं उठाती है, तो ये भी होता है। सामाजिक कुप्रथाएं हैं, ठीक है, वो भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किसमें, लिंग भेदभाव के कारण में। दोषपूर्ण शिक्षा नीति है, वो भी है जो है एक भूमिका निभाती है। उसके अलावा संकीर्ण विचारधारा यानी कि छोटी सोच जो है, वो भी लिंग भेद का कारण बनती है। और जो है हम कह सकते हैं जागरूकता का अभाव, ये भी एक कारण है। आर्थिक तंगी हो जाती है, उसका वो भी एक कारण जो है हम कह सकते हैं कि इसमें शामिल किया जा सकता है कि लिंग भेदभाव के कारण ये है। और सांस्कृतिक कारक भी कुछ सम्मिलित किए जाते हैं, और मनोवैज्ञानिक यानी मानसिक स्थिति खराब हो समाज की, तो भी जो है लिंग भेदभाव देखने को मिलता है। तो ये कारण भी आपको पता होना चाहिए। बालक के सामाजिकरण में भूमिका जो किसकी होती है, तो मैंने बताया था आपको, विद्यालय की प्रमुख भूमिका होती है। और परिवर्तन नियम किसका है, तो प्रकृति का नियम जो है परिवर्तन है, ये प्रमुख नियम है उसका। ज्ञान के स्रोत जो है हमने बात कर लिया था पहले ही कि 4 स्रोत होते हैं। शिक्षक अपने संतुलित व्यक्तित्व द्वारा प्रभावित किसको करता है, समाज को प्रभावित करता है। इसके बाद में है संस्कृति किन तत्वों का संग्रह है, तो मानव द्वारा निर्मित भौतिक और अभौतिक तत्वों का जो है संस्कृति तत्व है, ये ध्यान रखना है। खाली स्थान और शिक्षक में अति निकट संबंध होता है, तो पठ्यचर्या और शिक्षक में अति निकट संबंध होता है। किसी वस्तु के संबंध में जानकारी ही क्या कहलाती है, ज्ञान कहलाती है। जॉन लॉक ने यहाँ पे पूछा गया, जॉन लॉक खाली स्थान ज्ञान के प्रवर्तक थे, तो ये आगमनात्मक ज्ञान के प्रवर्तक थे। पाठ्यचर्या खाली स्थान आधारित तथा खाली स्थान आधारित होना चाहिए, तो पाठ्यचर्या ज्ञान और बाल आधारित होना चाहिए। एक अच्छा पाठ्यक्रम जो है कैसा होना चाहिए, संगनशील और वृद्धिशील और विकासशील होना चाहिए। संलग्नशील, बुद्धिशील, वृद्धिशील और विकासशील होना चाहिए। सृजनात्मक के आयाम क्या हैं, तो प्रवाह है, नम्यता है, मौलिकता है और विस्तार है। ध्यान रखना है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे तरीके से। यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की विधियां बतानी है, तो विश्लेषणात्मक दर्शन है, वैज्ञानिक जांच पड़ताल है। ये 2 ही आपके जो है यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति की विधियां हैं। इसके बाद में ज्ञान के प्रकार तथा उपकरण बताइए, तो ज्ञान के प्रकार जो है अग्नात्मक होता है, प्रयोग मूलक होता है और प्रगनुभव होता है। इसके अलावा जो है इसके उपकरण की बात करें तो उपकरण में इंद्रिय या संवेदात्मक है, अंतः प्रज्ञावाद है। उसके अलावा जो है वैदिक ज्ञान है, दैविक ज्ञान है, और सतततावादिता है और बुद्धिवाद है, ठीक है।
इसके बाद कभी कभी पूछता है डीपीईपी कार्यक्रम क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में आपसे पूछ लेता है, तो इसको आप बता सकते हैं। बेसिक शिक्षा के उद्देश्य आपको बताना है, तो हमने पहले भी उद्देश्यों की चर्चा कर ली थी, लेकिन आप फिर भी बताना चाहें तो बेसिक शिक्षा के उद्देश्य जो है आप बता सकते हैं। उसके अलावा जो शिक्षा के औपचारिक साधनों के नाम लिखिए, तो शिक्षा के औपचारिक साधन कौन कौन से हो सकते हैं, तो सॉरी अनौपचारिक, औपचारिक नहीं अनौपचारिक। अनौपचारिक जो है, अनौपचारिक मतलब अपने घर के आसपास के वातावरण में जो सम्मिलित हो, जिसमें परिवार हो सकता है, समाज हो सकता है, वातावरण हो सकता है, खेल का समूह हो सकता है। जो विद्यालय होता है वो औपचारिक होता है, अनौपचारिक नहीं होता, तो यहाँ पे अनौपचारिक साधन पूछे गए हैं। और यहाँ पे मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की कोई 4 विशेषताएं लिखनी है, तो इसकी 4 विशेषताएं आप आसानी से बता सकते हैं। ये 4 विशेषताएं की जगह मैंने आपको लिख दी हैं, ठीक है। तो ये आप 4 विशेषताएं बता सकते हैं। कोठारी कमीशन क्या है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कोठारी कमीशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। कोठारी कमीशन की हर चीज़ को ढंग से याद करनी है। गिजू भाई के अनुसार अध्यापक क्या है, ये भी आपको बताना है, तो इसका आंसर आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके अलावा जो टैगोर के अनुसार शिक्षण विधियों के नाम जो है आपको बता देना है, तो यहाँ पे टैगोर के अनुसार जो शिक्षण विधियां हैं उसमें पाठ्य पुस्तक विधि आती है, वाद विवाद विधि आती है, प्रश्नोत्तर विधि आती है और स्वयं चिंतन विधि आती है। ये 4 तरह की ही विधियां हैं, ध्यान रखना है आपको। 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और 4 नंबर। यूनिसेफ क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है। और ये क्या होता है ये भी आपको बताना है। ये बाल श्रम के बचाव, शोषण और हिंसा के लिए जो है जिम्मेदार है, मतलब इनको रोकता है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो मैंने बता दिया था 6 मौलिक अधिकार हैं और सारे के सारे नाम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये 6 मौलिक अधिकार आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में एनसीटीई का अर्थ जो है आपको बताना है, तो एनसीटीई का अर्थ जो है आप बता सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जो है, इसको बोलते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देगी, जिसमें हमने 1 से लेकर के 5 नंबर तक के प्रश्नों को अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया। और जो चीज़ें मैंने बताई है उसको अच्छे तरीके से माइंड में कंसंट्रेट करिए, मेन पॉइंटों को अच्छे तरीके से याद करिए। बाकी आप उसमें जो भी लिखें वो आप अपने स्तर पर लिख सकते हैं, लेकिन मिलता जुलता लिखें। और जो आपने बुक्स पढ़ी हैं तो उससे आपका नॉलेज हो चुका होगा कि आपको किस तरह का क्या चीज़ लिखना है। बाकी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ समझाया है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से इस पेपर को आप तैयार कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।